हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी पंच परमेश्वर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसका पहला भाग। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल देते थे। वो साथ मिलकर खेती करते थे और कई लेन देन भी साझे में करते थे। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। जब जुम्मन हज पर गए थे तब उन्होंने अपना घर अलगू की देखभाल में छोड़ दिया था। इसी तरह जब अलगू कहीं बाहर जाते थे तो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ देते थे। दोनों के बीच न तो साथ खाने पीने का रिश्ता था और न ही धर्म का। उनकी दोस्ती केवल इसलिए थी क्योंकि दोनों के विचार एक जैसे थे। सच्ची दोस्ती की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। ये दोस्ती बचपन से ही थी। उस समय दोनों जुम्मन के पिता जुमराती शेख से पढ़ते थे। अलगू अपने गुरु की बहुत सेवा करते थे। वो बर्तन साफ करते, हुक्का तैयार करते और गुरुजी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। गुरुजी का हुक्का कभी ठंडा नहीं होने देते थे। अलगू के पिता पुराने विचारों के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि केवल पढ़ने से विद्या नहीं आती, बल्कि गुरु की सेवा और उनके आशीर्वाद से ज्ञान मिलता है। इसीलिए उन्होंने अलगू को गुरु की सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। अगर अलगू अधिक पढ़ लिख नहीं सके तो वो यही समझते थे कि यह उनके भाग्य की बात नहीं है, क्योंकि गुरु की सेवा में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जुमराती शेख केवल आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें अपने डंडे सोटे पर ज्यादा भरोसा था। उसी शक्ति की वजह से वे अपने इलाके के बहुत सम्मानित व्यक्ति बन गए थे। उनके लिखे हुए दस्तावेज इतने सही होते थे कि कचहरी का मुहर्रिर भी उनमें गलती नहीं निकाल पाता था। डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी भी उनका सम्मान करते थे। इसलिए अलगू को उनके धन के कारण और जुम्मन को उनकी शिक्षा और योग्यता के कारण लोगों का आदर मिलता था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, लेकिन उनका कोई अपना नहीं था। जुम्मन ने उनसे बड़े बड़े वादे किए कि वे जीवन भर उसकी सेवा करेंगे। इन बातों पर विश्वास करके खाला ने अपनी सारी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक जुम्मन और उनकी पत्नी करीमन खाला की बहुत सेवा करते थे। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खिलाए जाते थे। लेकिन जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ बदल गया। अब करीमन उन्हें रोटी तो देती थी, लेकिन साथ में कड़वी बातें भी सुनाती थी। जुम्मन भी पहले जैसे दयालु नहीं रहे। अब बेचारी खाला को लगभग हर दिन ताने सुनने पड़ते थे। करीमन कहती थी, पता नहीं यह बुढ़िया कब तक जिएगी। 2-3 बीघे जमीन क्या दे दी, जैसे हमें खरीद लिया हो। इसे तो बिना अच्छे खाने के रोटी भी नहीं खाई जाती। इसके पेट पर जितना खर्च हो चुका है उतने में तो एक गांव खरीद लेते। कुछ दिन तक खाला सब कुछ चुपचाप सहती रही, लेकिन जब सहन करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने यह कहकर बात टाल दी कि घर के मामलों में दखल देना ठीक नहीं है। कुछ दिन और इसी तरह बीत गए। एक दिन खाला ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। जुम्मन ने रूखेपन से कहा, क्या यहाँ रुपए पेड़ों पर लगते हैं? खाला ने विनम्रता से कहा, मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा रूखा सूखा खाना तो चाहिए ही। इस पर जुम्मन ने कठोर स्वर में कहा, क्या किसी ने सोचा था कि तुम मौत को भी हराकर इतनी लंबी उम्र जियोगी? ये सुनकर खाला बहुत दुखी और नाराज हुई। उन्होंने पंचायत बुलाने की बात कही। जुम्मन ये सुनकर हंस पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि पंचायत में कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, पंचायत बुला लो, फैसला हो जाएगा। मुझे भी रोज रोज का यह झगड़ा पसंद नहीं है। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत में वही जीतेंगे। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जिस पर उनका एहसान न हो? कौन उनसे दुश्मनी मोल लेगा? कौन उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा? आखिर आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आने वाले नहीं थे। इसके बाद बूढ़ी खाला कई दिनों तक हाथ में एक लाठी लेकर आसपास के गांवों में घूमती रही। उनकी कमर झुक चुकी थी और चलना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन न्याय पाने की उम्मीद में वे हर जगह जाती रही। बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके सामने उन्होंने अपने दुख की कहानी न सुनाई हो। कुछ लोगों ने केवल हाँ हाँ कहकर उन्हें टाल दिया। कुछ ने जुम्मन के अन्याय की निंदा की और जमाने को बुरा भला कहा। कुछ लोगों ने उल्टा खाला को ही डांटना शुरू कर दिया। वे कहते, अब तुम्हारी उम्र ही कितनी बची है, कब्र में पैर लटके हुए हैं, आज नहीं तो कल मरना ही है।
फिर भी तुम्हें जमीन जायदाद की चिंता है। आराम से रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। अब खेती बाड़ी से तुम्हारा क्या काम? कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें खाला की हालत देखकर हंसी आती थी। उनकी झुकी हुई कमर, बिना दांत का मुंह और सफेद बाल देखकर वे मजाक उड़ाते थे। लेकिन कुछ दयालु और न्यायप्रिय लोग भी थे। उन्होंने खाला की पूरी बात ध्यान से सुनी, उन्हें दिलासा दिया और न्याय मिलने की आशा भी दिलाई। आखिर में खाला अलगू चौधरी के घर पहुंची। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर रखी, थोड़ा आराम किया और फिर बोली, बेटा, मेरी पंचायत में तुम भी जरूर आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के बहुत से लोग तो आएंगे ही। खाला बोली, मैं अपना दुख सबको बता चुकी हूँ। अब कौन आता है और कौन नहीं, ये उनकी इच्छा है। अलगू ने कहा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन पंचायत में कुछ बोलूंगा नहीं। खाला ने पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने जवाब दिया, जुम्मन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं उससे दुश्मनी नहीं कर सकता। ये सुनकर खाला ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, क्या दोस्ती के डर से सच नहीं बोलोगे? क्या किसी के बिगड़ जाने के डर से ईमानदारी छोड़ दोगे? खाला की ये बात अलगू के दिल में उतर गई। वे उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मन में बार बार यही शब्द गूंजते रहे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? शाम के समय गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही वहां दरी बिछवा दी थी। पान, इलायची, हुक्का और तंबाकू का भी पूरा इंतजाम कर रखा था। वे खुद अलगू के साथ थोड़ी दूर बैठकर आने वाले लोगों का नम्रता से स्वागत कर रहे थे। सूरज डूब गया, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाने लगी। उसी समय पंचायत भी शुरू हुई। दरी पर लोग बैठ गए, लेकिन ज्यादातर लोग केवल तमाशा देखने आए थे। एक तरफ आग जल रही थी, नाई लगातार चिलम भर रहा था। धुएं से पूरा माहौल भर गया था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई झगड़ रहा था और कोई रो रहा था। गांव के कुत्ते भी भीड़ देखकर वहां आ गए थे, जैसे किसी भोज का इंतजार कर रहे हों। जब सभी पंच बैठ गए तो बूढ़ी काकी ने हाथ जोड़कर कहा, पंचो, 3 साल पहले मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी थी। बदले में उसने मुझे जीवन भर रोटी और कपड़ा देने का वादा किया था। 1 साल तक तो जैसे तैसे गुजारा हुआ, लेकिन अब मेरा रहना मुश्किल हो गया है। मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता और कपड़ा भी नहीं मिलता। मैं अकेली और बेबस औरत हूँ, कचहरी में मुकदमा नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों के पास न्याय मांगने आई हूँ। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर गलती मेरी हो तो मुझे डांटिए, और अगर गलती जुम्मन की हो तो उसे समझाइए कि वह एक बेबस औरत को क्यों दुख दे रहा है। तभी रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ, पहले यह बताओ कि तुम्हारी तरफ से पंच कौन होगा? बाद में जो फैसला होगा उसे मानना पड़ेगा। जुम्मन ने आत्मविश्वास से कहा, पंचों का फैसला अल्लाह का फैसला होता है। खाला जान जिसे चाहे वही पंच बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खाला ने कहा, अरे बेटा, तुम खुद किसी का नाम क्यों नहीं बताते? जुम्मन ने थोड़े गुस्से में कहा, मुझे मजबूर मत करो, तुम्हें जिस पर भरोसा हो उसी को पंच बना लो। खाला समझ गई कि जुम्मन क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न दुश्मन। अगर तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है तो अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हें ही सरपंच बनाती हूँ। ये सुनकर जुम्मन मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास कि अलगू उनकी दोस्ती निभाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, मेरे लिए अलगू और रामधन दोनों बराबर हैं। उधर अलगू इस जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। उन्होंने कहा, खाला, तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की बहुत गहरी दोस्ती है। खाला ने फिर गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंच जो फैसला देता है वो भगवान की इच्छा के समान होता है। खाला की ये बात सुनकर अलगू ने सरपंच का पद स्वीकार कर लिया। अलगू चौधरी सरपंच बन गए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधी मन ही मन बहुत खुश थे। दूसरी ओर जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अलगू उनकी दोस्ती निभाएंगे। अलगू ने सबसे पहले जुम्मन से कहा, शेख जुम्मन, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। जब भी जरूरत पड़ी हमने एक दूसरे की मदद की है। लेकिन आज मैं पंच हूँ, इसलिए मेरी नजर में तुम और खालाजान दोनों बराबर हो। अब तुम अपनी बात बिना किसी डर के कहो। जुम्मन ने शांत होकर अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, पंचों, 3 साल पहले खालाजान ने अपनी सारी जायदाद मुझे दान कर दी थी।
मैंने उनसे वादा किया था कि जीवन भर उन्हें खाना और कपड़ा दूंगा। खुदा गवाह है कि मैंने उन्हें कभी जानबूझकर तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान मानता हूँ। उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। हाँ, घर की औरतों में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, उसमें मेरा क्या दोष। अब खाला जान हर महीने अलग से पैसे मांगने लगी हैं। आप लोग जानते हैं कि उनकी जमीन से इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं हर महीने खर्च दे सकूं। और हिब्बेनामे में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मैं उन्हें हर महीने नकद पैसे दूंगा। अगर ये बात पहले लिखी होती तो मैं यह जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। अब जो फैसला पंच करेंगे मुझे मंजूर होगा। जुम्मन की बात सुनने के बाद अलगू ने उनसे एक एक करके कई सवाल पूछने शुरू किए। वे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे कोई वकील अदालत में पूछता है। हर सवाल जुम्मन को मुश्किल में डाल रहा था। रामधन मिश्र अलगू की समझदारी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जुम्मन हैरान थे। वो सोच रहे थे, ये वही अलगू है जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ बैठा हंस बोल रहा था। अचानक इसे क्या हो गया? यह तो मेरी ही गलती निकालने पर लगा हुआ है। क्या इतने वर्षों की दोस्ती का इसे जरा भी ख्याल नहीं? कुछ देर तक सवाल जवाब चलते रहे। फिर अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। हमारा फैसला है कि खाला जान को हर महीने खर्च दिया जाए। उनकी जमीन से इतना लाभ जरूर होता है कि उनका गुजारा आराम से चल सके। अगर तुम्हें हर महीने खर्च देना मंजूर नहीं है तो हिब्बानामा रद्द माना जाएगा और जमीन वापस खाला जान की होगी। यह फैसला सुनते ही जुम्मन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका सबसे अच्छा दोस्त उनके खिलाफ फैसला देगा। वो मन ही मन सोचने लगे, जिस दोस्त पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। यही क्या दोस्ती है? समय आने पर उसी ने मेरे गले पर छुरी चला दी। लेकिन पंचायत में बैठे बाकी लोग अलगू की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वो कहने लगे, यही सच्चा न्याय है, इसे ही पंचायत कहते हैं। अलगू ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन न्याय सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे ही सच्चे और ईमानदार लोगों के कारण दुनिया में न्याय बना हुआ है। इस फैसले के बाद अलगू और जुम्मन की पुरानी दोस्ती लगभग खत्म हो गई। अब वे पहले की तरह साथ नहीं बैठते थे। दोनों एक दूसरे से मिलते तो थे, लेकिन केवल औपचारिकता निभाते थे। बाहर से वे एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन उनके दिल पहले जैसे नहीं रहे। जुम्मन के मन में अलगू के लिए बहुत गुस्सा भर गया था। वे हर समय यही सोचते रहते थे कि किसी दिन मौका मिले तो वे इस फैसले का बदला जरूर लेंगे। कहते हैं कि अच्छे काम पूरे होने में समय लगता है, लेकिन बुरे काम जल्दी पूरे हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद जुम्मन को बदला लेने का मौका मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर मेले से बैलों की एक बहुत सुंदर जोड़ी खरीद कर लाए थे। दोनों बैल बड़े मजबूत, सुंदर और ऊंची नस्ल के थे। आसपास के गांव के लोग उन्हें देखने आते थे। लेकिन पंचायत के लगभग एक महीने बाद उन दोनों में से एक बैल मर गया। ये खबर सुनकर जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, ये उसी दगाबाजी की सजा है। इंसान चाहे कुछ भी करे, लेकिन खुदा सब देखता है। उधर अलगू को शक हुआ कि शायद जुम्मन ने ही बैल को जहर दिलवाया है। अलगू की पत्नी भी यही कहती थी कि बैल की मौत के पीछे जुम्मन का हाथ है। एक दिन इस बात पर अलगू की पत्नी और जुम्मन की पत्नी करीमन में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा और ताने दिए। आखिरकार जुम्मन ने अपनी पत्नी को समझाकर झगड़ा शांत कराया। उधर अलगू ने भी अपनी पत्नी को डांटकर मामला खत्म किया। अब एक बैल अकेला रह गया था। अकेले बैल से खेती का काम नहीं हो सकता था, इसलिए अलगू ने बहुत बहुत कोशिश की कि उसके लिए दूसरा साथी मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिला। आखिर उन्होंने फैसला किया कि इस बैल को बेच देना ही ठीक रहेगा। समझू साहू नाम का एक व्यापारी रहता था। वे इक्का गाड़ी चलाकर गांव से गुड़ और घी मंडी ले जाता था और वहां से तेल, नमक आदि सामान खरीदकर गांव में बेचता था। जब उसने अलगू का बैल देखा तो उसे वह बहुत पसंद आया। उसने सोचा, अगर ये ताकतवर बैल मिल जाए तो मैं दिन में 3-3 खेप आराम से लगा सकूंगा। अभी तो एक खेप करने में ही बहुत मेहनत लगती है। समझू साहू ने बैल को अच्छी तरह देखा, उसे गाड़ी में जोत कर चलाया और उसकी ताकत भी परखी। फिर दोनों के बीच मोल भाव हुआ और बैल का सौदा तय हो गया। समझू साहू बैल को अपने घर ले आया। यह तय हुआ कि वह 1 महीने बाद बैल की कीमत देगा। अलगू को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने यह बात मान ली।
बैल मिलते ही समझू साहू ने उससे बहुत ज्यादा काम लेना शुरू कर दिया। वह दिन में 3-3 और कभी कभी 4-4 चक्कर लगाने लगा। उसे बैल के खाने पीने की बिल्कुल चिंता नहीं थी, बस काम ही काम करवाता था। मंडी पहुंचकर वह बैल के सामने थोड़ा सा सूखा भूसा डाल देता। बेचारा बैल ठीक से आराम भी नहीं कर पाता था कि फिर उसे गाड़ी में जोत दिया जाता। जब यह बैल अलगू के घर आया था, तब उसकी बहुत अच्छी देखभाल होती थी। उसे साफ पानी मिलता था, अरहर की दाल, भूसा, खली और कभी-कभी घी भी खाने को मिलता था। सुबह शाम एक आदमी उसे साफ करता, सहलाता और उसकी सेवा करता। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। जहाँ पहले उसे आराम मिलता था, अब हर समय मेहनत करनी पड़ती थी। सिर्फ 1 महीने में ही वह बहुत दुबला और कमजोर हो गया। जब भी उसके सामने इक्के का जुआ लाया जाता, वह डर जाता। उसके शरीर की हड्डियां दिखाई देने लगी थी। फिर भी वह मेहनती और स्वाभिमानी जानवर था। मार खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन समझू साहू ने लालच में आकर चौथी खेप के लिए गाड़ी पर पहले से भी ज्यादा सामान लाद दिया। दिन भर काम करने से बैल पहले ही थक चुका था। उसके पैर उठ नहीं रहे थे, लेकिन समझू साहू को जल्दी थी। वह बैल को लगातार कोड़े मारने लगा। बेचारे बैल ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी खींची। कुछ दूर तक वह दौड़ा, लेकिन फिर उसकी सांस फूलने लगी। वह थोड़ी देर रुक कर आराम करना चाहता था, पर समझू साहू ने फिर जोर जोर से कोड़े मारने शुरू कर दिए। बैल ने एक बार फिर पूरी ताकत लगाई, लेकिन इस बार उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वो सड़क पर गिर पड़ा और इस बार वह फिर कभी नहीं उठा। समझू साहू ने उसे बहुत पीटा, उसकी टांग पकड़कर खींचा, नाक में लकड़ी भी डाली ताकि वह उठ जाए। लेकिन जो मर चुका हो वह कैसे उठ सकता था। अब समझू साहू को अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ। उसने बैल को गाड़ी से अलग किया और सोचने लगा कि अब गाड़ी घर कैसे जाएगी। वह बहुत देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन शाम हो चुकी थी। आसपास कोई गांव नहीं था और न ही कोई आदमी दिखाई दे रहा था। गुस्से में उसने मरे हुए बैल को फिर कोड़े मारे और बोला, अब आगे अगर मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। बीच रास्ते में मरकर मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब गाड़ी कौन खींचेगा। उस दिन समझू साहू ने मंडी में बहुत सा गुड़ और घी बेचकर लगभग 200-250 रुपए कमाए थे। वे सारे पैसे कमर में बंधी थैली में रखे हुए थे। रात होने पर उसने सोचा कि अब यहीं गाड़ी पर सो जाना चाहिए। वह बीच बीच में चिलम पीता रहा, गाने गाता रहा और खुद को जगाए रखने की कोशिश करता रहा। उसे लगता रहा कि वह जग रहा है, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली और उसने कमर पर हाथ रखा तो उसकी रुपयों वाली थैली गायब थी। उसने इधर उधर देखा तो गाड़ी पर रखे कई तेल के कनस्तर भी चोरी हो चुके थे। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह सिर पकड़कर रोने लगा और पछताने लगा। सुबह किसी तरह वह घर पहुंचा। जब उसकी पत्नी ने यह सब सुना तो पहले वह रोने लगी, फिर गुस्से में अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। वो बोली, उस मनहूस ने ऐसा अपशकुनी बैल दिया कि हमारी सारी जमा पूंजी लुट गई। इस घटना के बाद कई महीने बीत गए। जब भी अलगू अपने बैल के पैसे मांगने जाते, समझू साहू और उसकी पत्नी दोनों गुस्सा करने लगते। वो कहते, यहाँ हमारी पूरी कमाई लुट गई और इन्हें अपने पैसों की पड़ी है। तुमने हमें मरा हुआ बैल दिया था, हमें धोखा दिया, अब किस बात के पैसे मांगते हो। अगर अलगू ज्यादा जोर देते तो वे कहते, अगर इतना ही शौक है तो अपना बैल वापस ले जाओ, 1 महीने नहीं 2 महीने जोत लो, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। गांव में अलगू के कुछ दुश्मन भी थे। वे भी समझू साहू की बातें सही बताते और अलगू का विरोध करते, लेकिन 150 रुपए छोड़ देना अलगू के लिए आसान नहीं था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि समझू साहू लाठी लेने घर के अंदर चला गया। अब उसकी पत्नी बाहर आ गई और अलगू से लड़ने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई होने की नौबत आ गई। फिर समझू की पत्नी घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर बैठ गई। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने दोनों को शांत कराया और सलाह दी, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा, पंचायत बुला लो, पंच जो फैसला करेंगे वही सबको मानना चाहिए। समझू साहू भी मान गया। अलगू चौधरी ने भी पंचायत कराने की बात स्वीकार कर ली। इस तरह फिर से पंचायत बुलाने की तैयारी शुरू हो गई। पंचायत में क्या फैसला होता है ये जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर सुने। इस कहानी का अगर पहला भाग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।